So good morning, students. Good morning, madam. Yesterday we have done our topic of ecosystem, and in that we have read about two factors that are biotic and abiotic factors. I hope you all remember. है ना? Priyanshu, what are abiotic factors? What are abiotic factors? What do we understand by abiotic factors? Yes, the components which are not non-living but they are very essential for the living organism, such as water, air, soil, and some physical factors like temperature, light. Yes, but basically the main are three: that is air, water, and soil. So now, okay, and the biotic factors are the living beings like plants and animals and microorganisms. Yes. Now today we will be studying food web. First, food chain. Okay. Food chain is basically the transfer of energy from one organism to the other organism. Okay. So what happens? Sun is the ultimate source of energy. Okay. And life is only possible when we have energy. ठीक है, हम खाना खाते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है. ओके, प्लांट्स मेक देयर फूड, फिर वो क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, उससे उनको एनर्जी मिलती है. सो एवरीबडी, एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द वर्ल्ड नीड्स एनर्जी टू ग्रो, टू सर्वाइव. एंड वी द एनिमल्स, हम बहुत सारे काम करते हैं ना, हम चलते हैं, बात करते हैं, काम करते हैं, रिप्रोडक्शन होता है एंड ऑल. बट प्लांट्स डू नॉट मूव, दे डोंट टॉक, सो दे नीड ओनली लेस एनर्जी. ठीक है, तो मेन है एनर्जी, एंड एनर्जी का सोर्स है सन. सो हर फूड चेन में जो स्टार्टिंग का जो होगा, जो मतलब मेन कंपोनेंट है विच वी डू नॉट मेंशन इन द फूड चेन वेल, तो वो क्या है, सन है. ओके, सो फूड चेन में एनर्जी ट्रांसफर हो रही है फ्रॉम वन कम्युनिटी टू द अदर कम्युनिटी. फॉर एग्जाम्पल, प्रोड्यूसर्स हैं, प्लांट्स आर द प्रोड्यूसर्स and they are making their own food. Producers, they make their own food. कहाँ से? सनलाइट से, सन से. ठीक है, सनलाइट आ रही है and then with the help of sunlight plus CO2 plus water क्या बना रहे हैं, ग्लूकोज बना रहे हैं. वो क्या है, C6H12O6. ओके, सो ये सनलाइट से प्लांट्स क्या बना रहे हैं, अपना फूड बना रहे हैं. एंड प्रोड्यूसर्स को कौन खा रहा है, ठीक है, प्रोड्यूसर्स को कंज्यूम कर रहे हैं कंज्यूमर्स. ओके, सो कंज्यूमर्स हैं. तो एग्जांपल मान लिया हमने ग्रीन प्लांट्स या फिर ग्रास मान लिया, तो किसने खाया, कंज्यूमर्स ने. नाउ हमने पढ़ा था कंज्यूमर्स दो टाइप के होते हैं. ठीक है, या तो हर्बीवोर या फिर कार्निवोर. तो हर्बीवोर क्या हुए, प्राइमरी कंज्यूमर्स. ठीक है, एंड देन दे वर द सेकेंडरी कंज्यूमर्स, जो इनको भी कंज्यूम करेंगे. एंड देन टर्शरी कंज्यूमर्स. ओके, सो प्लांट्स आर द प्रोड्यूसर. इनको कौन खाएगा, एनी एनिमल लाइक रैबिट. ओके, रैबिट को किसी और ने खा लिया, एग्जाम्पल वुल्फ ने खा लिया, एंड वुल्फ इज ईटन अप बाय लायन. ओके, सो हियर एक चेन बन रही है. ठीक है, यानी कि प्लांट्स, रैबिट, वुल्फ एंड लायन. सो दीज ऑर्गेनिजम्स आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर. ठीक है, so that is an example of food chain. So अगर किसी भी फॉरेस्ट में there is a food chain and any community, कोई बीच में से कोई मिसिंग हो गया, so the whole food chain is disturbed. Now food chain can be of 3 types of animals or of 4 types, not animals but community, or it can be of 4 types of community, but there is hardly any food chain जिसमें कि 5 communities हों. That has a reason which I will be telling you after that time. Examples of food chain और कर लेते हैं, जैसे
पे होगी हमारी ग्रास हो गई, ठीक है, ग्रास, इसको खा लिया ग्रास हॉपर ने। And it is eaten by a frog, ठीक है, इसको खा लिया स्नेक ने, ठीक है। एग्जाम्पल, सारे के सारे ग्रास हॉपर मर गए, देयर आर नो ग्रास हॉपर्स, सो फ्रॉग के लिए थोड़ा सा क्या हो जाएगा, मुश्किल रहेगा, बट फ्रॉग कैन हैव अदर इंसेक्ट्स एज वेल। बट इमेजिन कि सारे इंसेक्ट्स ही गायब हो जाए तो फ्रॉग के लिए फूड नहीं बचेगा, एंड फ्रॉग विल नॉट ईट ग्रास, एंड अल्टीमेटली स्नेक्स को दिक्कत हो जाएगी। या फिर अगर स्नेक्स ना रहे, ठीक है, so what will happen, there will be an increased number of frogs or the animals, small carnivorous animals, और उससे क्या होगा, फिर क्या होगा, या तो ये खत्म हो जाएंगे, या फिर अगर फ्रॉग ना रहे, ग्रास हॉपर्स ही रहे, तो दे विल हैव ऑल दीज ग्रास, क्या खत्म हो जाएगी, ठीक है। सो इन एनी फूड चेन ईच एंड एवरी कम्युनिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि एग्जाम्पल, किसी फूड चेन में से लायन गायब हो जाते हैं, ठीक है, तो अगर लायंस नहीं रहेंगे, so then there will be an increased number of deer in a forest. When there are so many deer, they will feed upon all the grasses, और सारी grasses, कि grass जब उगने से पहले ही उन्हें खा लिया जाएगा, so there will be no young plants, and when there will be no young plants, तो क्या होगा, जंगल क्या होगा, बिल्कुल desert बन जाएगा, and it will cause a desertification. So every single community is important in the food chain. जब इंटरलिंक होना शुरू हो जाएगा, एग्जाम्पल यहाँ पर जो ग्रास है सिर्फ ग्रास हॉपर नहीं खाता, देयर आर अदर एनिमल्स आल्सो हु ईट दिस ग्रास, क्योंकि रैबिट भी खा रहा है, ठीक है, फिर डियर भी खा रही है यहाँ पे ग्रास को, ठीक है। अब रैबिट को कोई एक एनिमल खा रहा है, लाइक लायन खा रहा है, ठीक है, और लायन यहाँ पे डियर को भी खा सकता है, ठीक है, और उस रैबिट को यहाँ पे स्नेक बुल खा रहा है, एंड देन बुल को ये भी खा सकता है, ओके। फिर ग्रास हॉपर यहाँ पे है, इसको फ्रॉग खा रहा है, इसको यहाँ पे राइट से क्या हो सकता है, ईगल खा सकती है, या यो स्पैरो खा सकता है, यस, ओके। डबल आरो करती हूँ, ओके। देन स्पैरो को यहाँ पे स्नेक भी खा सकता है, सो देयर आर मेनी अदर, लाइक दे आर सम इंटरलिंक्ड, सो इट्स कॉल्ड एज अ फूड वेब, ठीक है। सो फूड वेब क्या होता है, when any single community is eaten up by other communities, it form a network. When there is a network of food chain, so in a food web there will be many food chains. अगर एक फूड चेन है तो हम सिर्फ चेन बोलेंगे, और अगर दे आर इंटरकनेक्टिविटी ऑफ अदर फूड चेन तो वो क्या बन जाएगा, फूड वेब बन जाएगा, ओके। सो दीज आर द डिफरेंट थिंग्स, एंड किसी भी फॉरेस्ट में, किसी भी इकोसिस्टम में देयर आर मेनी फूड वेब्स, बट कोई भी एक सिंगल कम्युनिटी डिस्टर्ब हो जाती है तो क्या होता है, वो पैटर्न क्या डिस्टर्ब हो जाता है। नाउ व्हाट इज द रीजन, किसी भी फूड चेन में वी जस्ट फाइंड 4 कम्युनिटीज मैक्सिमम और 3 कम्युनिटीज, देयर आर नॉट 5 कम्युनिटीज। कभी ऐसा नहीं होता कि इसको ये खा रहा है फिर अगेन, बिकॉज व्हेनेवर लाइक दिस इज द ट्रॉपिक लेवल, है। Now what happens in the cycling of the food chain, there are producers, okay, प्रोड्यूसर्स होते हैं, प्रोड्यूसर्स हमेशा जो नीचे है सेटिंग में हायरार्की होता है, ये मतलब फ्रॉम द बॉटम टू द टॉप, तो जब हम नीचे देखते हैं सबसे ज़्यादा क्वांटिटी होती है, एंड व्हेन वी गेट टू द हायर ऑर्डर क्वांटिटी क्या होती है, कम होती जाती है। नाउ प्रोड्यूसर सबसे ज़्यादा होते हैं बिकॉज उनको डायरेक्टली एनर्जी मिल रही है सनलाइट से, नेचर से, तो दे कैन हैव ऑल दी एनर्जी, एंड देन दे आर इन अ लार्ज नंबर, ज़्यादा क्वांटिटी में होंगे। फिर सेकंड होगा हमारा कंज्यूमर्स, ओके। तो कंज्यूमर्स तो बहुत तरह के हमारे प्राइमरी कंज्यूमर, फर्स्ट है ये हमारा प्राइमरी कंज्यूमर, ये हो गया हमारे प्लांट्स, ओके, ये हो गया हमारा हर्बीवोर, ठीक है, मान लिया डियर हो गया या कोई और रैबिट हो गया, ठीक है। फिर हमारा हो गया सेकेंडरी कंज्यूमर, ठीक है, इसको हमने रैबिट मान लिया,
हर्बीवोरस। फिर हमारा हो गया, मान लो वी हैव द अदर, कोई भी एनिमल जो थोड़ा से बड़ा है जिसको कंज्यूम करता है, देन वी हैव वुल्फ हियर, ठीक है, हमारा सेकेंडरी कंज्यूमर। देन वी हैव अवर टर्शरी कंज्यूमर लाइक लायन, ओके, लायन। तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि फ्रॉम द टॉप जो नीचे था ये ज़्यादा क्वांटिटी में थे, थोड़े कम, थोड़े कम, थोड़े कम, बिकॉज व्हेन दे इंक्रीज द हायरार्की, तो जो बड़े कार्निवोरस एनिमल्स होंगे दे विल बी इन लेस नंबर, बिकॉज इन एनी फॉरेस्ट यू वुड हैव सीन देयर इज एन इजी थिंग टू काउंट द नंबर ऑफ लायंस और टाइगर्स, है ना, और हम उनको कंजर्व भी करते हैं ना एवरी टाइम, बट वी डू दैट कि हम बर्ड्स को भी कंजर्व करते हैं, उनके लिए सैंक्चुरीज बनाते हैं, इट हैपन्स लाइक दैट। बट जो एनिमल्स बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं तो हम उनको नहीं कंजर्व करते, ठीक है। सो इट हैज़ बीन फाउंड जो स्मॉलर एनिमल्स होते हैं उनका नंबर ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू द बिगर एनिमल्स, ठीक है, क्योंकि ये डिपेंड करता है एनर्जी कंजम्पशन से, और वो कहता है 10% लॉ में, ठीक है, 10% लॉ। इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, यहाँ पे जब भी हम सन से, मतलब सन से मान लो सन इज गिविंग अबंडेंस ऑफ एनर्जी, आउट ऑफ दैट एनर्जी ओनली 1% ऑफ एनर्जी, ओनली 1% ऑफ एनर्जी क्या हो रही है, कंज्यूम होती है बाय प्लांट्स। प्लांट सिर्फ 1% एनर्जी ही कंज्यूम कर पाते हैं सन से, ठीक है, उसके अलावा सारी एनर्जी क्या होती है, वेस्ट हो जाती है, ठीक है। एग्जाम्पल, इफ दे आर कंज्यूमिंग they have 10,000 joule of energy, okay, plants have 10,000 joule of energy in them. So जब ट्रांसफर होगी, because food chain क्या है, it's a transfer of energy, it's a habit of having feeding one animal or one organism to survive and goes on, एक को खाता है फिर उसको दूसरा खा लेता है ना, it goes on। तो क्या हो रहा है, it is just a transfer of energy, एनर्जी तो ट्रांसफर हो रही है बिकॉज अब हम खाना खा रहे हैं, एनर्जी मिल रही है। व्हेन एन ऑर्गेनिज्म इज ईटिंग द अदर ऑर्गेनिज्म, सो इट इज हैविंग एन एनर्जी ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म इन देयर बॉडी। हमने प्लांट्स खा लिए, अगर हमने खाना खाया तो हमें एनर्जी मिली, हमारी बॉडी एनर्जी मिली, कहाँ से, उस पहले वाले ऑर्गेनिज्म से, उस प्लांट से हमें एनर्जी मिलेगी ना, तो उसकी एनर्जी हमारी बॉडी में ट्रांसफर हो गई। पर इस प्रोसेस में बहुत सारी एनर्जी वेस्ट हो जाती है और सिर्फ 10% एनर्जी ही हम तक पहुँच पाती है। फॉर एग्जाम्पल, सन से एनर्जी मिली प्लांट्स को, फिर प्लांट्स के पास है 10,000 जूल एनर्जी, इसकी सिर्फ 10% पास ऑन होगी टू दी अदर कम्युनिटी, ठीक है। तो यानी कि कितनी आ गई, सिर्फ 1000 जूल आएगी, ओके। फिर इसकी भी 10% ट्रांसफर होगी ओनली, रेस्ट 90% विल बी लॉस्ट, ठीक है, वो खर्च हो जाएगी, वापस से कहाँ जाएगी, टू द यूनिवर्स, ओके। तो यहाँ पे आए सिर्फ 100 जूल एंड देन यहाँ से भी आगे से 10 जूल। सो बाय द टाइम इट रीचेस टू हायर लेवल, अब इतनी कम बच गई, इसका 10% अब क्या होगा, 0 ही हो जाएगा, है ना। सो मतलब बहुत कम हो जाएगा। सो इट इज हार्डली सीन दैट किसी फूड चेन में 4 कम्युनिटीज के बाद कोई होता है, मतलब तो वो वहाँ पे एंड हो जाती है। समटाइम्स इट हैज बीन फाउंड कि देयर आर 5 ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व इन अ फूड चेन, बट इट्स अ वेरी रेयर थिंग, ठीक है। So this is called a 10% law कि each time the energy is transferred from one level to the other level, तो क्या होगा, there is only 10% transfer of the energy and rest of the energy is waste, okay, that is the 10% law, okay। So after this you have the next topic which is the waste management, okay। Okay, the ozone depletion, okay। ठीक है, so what is ozone? Actually ozone is a gas which has a formula O3, ठीक है, and how it is made, we all know that what is ozone gas, what are its functions, it's very good for us, है ना, it's very beneficial for us। Why it's good for us?
You have been studying it since class, I think class 4 or 5, even class 2 से पढ़ रहे हो, ठीक है? So oxygen is an element, we all know that, है ना? और ऑक्सीजन क्या है? एक डायटोमिक गैस है। कि ऑक्सीजन हमेशा क्या बनाती है? हम उसको लिखते हैं, उसका तो जो फॉर्मूला है, जो सिंबल है O है, बट ऑक्सीजन क्या होती है? इसके पास वी नो दैट इट हैज 6 electrons in its outermost shell, little chemistry here, है ना? So it will combine with the other oxygen atom, okay? तो क्या करेगा? ये अपने 8 पूरे कर लेगा, ठीक है ना? And it will form a O2 molecule that we all know, ठीक है? And it's very rare कि ऑक्सीजन अपने मोनोवैलेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करे, मतलब ये गैस ही रिएक्टिव है एंड इट वांट्स टू बी स्टेबल, कि जब भी हम एटमॉस्फेयर में क्या है? ऑक्सीजन है ना, बट ऑक्सीजन किस फॉर्म में होती है? O2 के फॉर्म में होती है, इन दिस फॉर्म। ये क्या है? डाई एटॉमिक फॉर्म, है ना? 2 एटम्स है ना, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बोलते हैं ना, ऑक्सीजन क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल बोलते हैं। समझ में तो आ रहा है ना? ठीक है, क्योंकि क्या होता है, अगर हम एटम बोलते हैं तो मतलब सिंगल एटम है, O है बस, तो यहाँ पे क्या ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है कि O2 है, क्योंकि इतनी रिएक्टिव गैस है कि इट रिएक्ट्स विद इट्स ओन एटम, दूसरे के साथ और क्या बनाती है? O2 बनाती है। तो हमें सिंगल ऑक्सीजन दिखती नहीं है, बट हायर लेवल में जहाँ पे अर्थ का एटमॉस्फेयर क्या है? ऊपर है बहुत ज़्यादा अप, तो वहाँ पे क्या है? सन की रेज आती है ना, और यहाँ पे ये सन की रेज इस O2 को क्या करती है? स्प्लिट कर देती हैं यूवी की वजह से, ठीक है? यूवी रेज आ रही है, ये यूवी रेज आ रही है, ठीक है? और क्या कर रही है? स्प्लिट कर रही है किसमें? O2। ये क्या हो रही है? हमारी नेसेंट ऑक्सीजन, हम ऐसे लिखते हैं कि क्या? नेसेंट ऑक्सीजन लिखते हैं इसको, क्योंकि ये क्या होता है? सिर्फ लैब में बन सकती है, मतलब एट अ वेरी कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, अदरवाइज हमेशा ऑक्सीजन कभी क्या करती है? रिएक्ट कर जाती है विद द अदर ऑक्सीजन एटम एंड इट फॉर्म्स ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ठीक है? तो ये क्या होगी? टूट गई, स्प्लिट हो गई इनटू 2 डिफरेंट एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, ओके? अब ये जो ऑक्सीजन है, which this is a nascent oxygen, like this O2, तो ये UV रेज आई और ये बन गया O और ये O बन गया, फिर ये जो nascent oxygen है it will combine with the O2 molecule, क्योंकि there will be atmosphere में gases तो क्या they will go anywhere where they want, ठीक है? गैस मॉलिक्यूल्स तो ट्रैवल करते हैं from one place to the another, ओके? सो वहाँ पे कोई O2 गैस भी होगी, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल भी होंगे, और ये नेसेंट ऑक्सीजन है, तो इट विल कंबाइन विद दिस एंड इट विल फॉर्म अ O3 मॉलिक्यूल व्हिच इज कॉल्ड एज ओजोन, ओके? तो हमारे लिए क्या अच्छा है? हमें तो ये चाहिए, वी ओनली रेस्पायर O2 गैस, वी कैन नॉट रेस्पायर O, नो, एंड दिस इज ऑल्सो पॉइजनस टू अस, वी कैन नॉट रेस्पायर इट, हम इसको एक्सहेल नहीं कर सकते, वी कैन ओनली एक्सहेल दिस गैस। तो ये हमारे लिए वैसे तो पॉइजन है, बट इट्स गुड फॉर अस बिकॉज जब ये मॉलिक्यूल बन जाता है तो यूवी रेज इसको ब्रेक नहीं कर पाती, ठीक है? दे कांट स्प्लिट O3 molecules, they can split O2 molecule but they cannot split O3 molecule, और ये क्या कहता है? एक थिक ब्लैंकेट, क्योंकि गैस तो ऐसे नहीं होती ना कि एक जगह पर है, there will be so many molecules of O3 gas और बहुत किलोमीटर्स तक होगी, तो यूवी रेज इसको पार नहीं कर पाएंगी एंड दे विल स्टॉप दीज मॉलिक्यूल्स, मतलब ये वाली जो गैस है ये स्टॉप करेगी उसको, यूवी रेज को अर्थ के सरफेस में आने के लिए, सो इट एक्ट्स एज अ ब्लैंकेट व्हिच इज वेरी गुड फॉर अस, ठीक है? बट ये क्या हो रही है? डिप्लीट हो रही है, मतलब कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनकी क्वांटिटी कम हो रही है, तो गैस की थिकनेस कम हो रही है, तो हम क्या बोले कि थिन हो रही है, एंड वी कॉल इट एज एन डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर, ठीक है? लेयर व्हाट वी कॉल इट एज लेयर, क्योंकि गैस क्या होती है एक कई मतलब एट अ वेरी लॉन्ग स्ट्रेच, कई किलोमीटर तक वहाँ पे स्प्रेड होगी दी अर्थ एटमॉस्फेयर अबव देन दैट, ओके? जैसे ही खत्म होता है वहाँ पर ये होती है, ऊपर क्या है? ऑक्सीजन भी होगी
उसके बाद क्या होगी, वहाँ पे ऊपर की लेयर स्प्लिट हो रही होगी और इट विल रिएक्ट विद द ऑक्सीजन एटम, एटम ऑफ ऑक्सीजन विल रिएक्ट विद ऑक्सीजन मॉलिक्यूल टू फॉर्म O3 मॉलिक्यूल। ठीक है, क्या है रीजन, व्हाट आर द रीजन फॉर द डिप्लीशन ऑफ O3 मॉलिक्यूल, यानी कि ओजोन गैस के लिए क्या रीजन है, एरोसोल्स एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ओके, क्लोरो कार्बन्स हैं, CFCs बोलते हैं इनको। ठीक है, ठीक है, और वो किसमें होते हैं, एरोसोल्स में होते हैं। जो भी हम कंटेनर देखते हैं ना जिसमें कि गैसेस फिल रहती हैं, उसको स्प्रे करते तो निकलते, इट्स कॉल्ड एरोसोल्स। उसमें क्या ये होते हैं कि वो बहुत सारी गैस को कूल करके एक छोटे से डिवाइस में, मतलब छोटे से कंटेनर में भर दी, कंप्रेस्ड फॉर्म में करी हुई होती है। ठीक है, और गैसेस कंप्रेस कैसे होती है, एट अ वेरी लो टेम्परेचर। कि हाई टेम्परेचर पे तो गैसेस क्या होंगी, मॉलिक्यूल्स होंगे फ्री हो जाएंगे, है ना, तो कंप्रेस करी होती हैं, उसको ठंडे टेम्परेचर में रखने के लिए CFCs यूज होते हैं। ओके, कूलेंट में जितने भी कूलिंग डिवाइसेस हैं, जैसे रेफ्रिजरेटर हो गया, ACs हो गया, दे ऑल्सो हैव क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। तो जब वो कूलिंग करते हैं और साथ में जो गैस बाहर निकलती है गर्म वाली, उसमें ये CFCs भी बाहर एमिट होते हैं। ओके, एंड दे आर डैमेजिंग दी O3 मॉलिक्यूल, मतलब O3 गैस को खराब कर रहे हैं, बिकॉज दे विल गो अप इन द एटमॉस्फेयर और वहाँ पे जाके वो उस मॉलिक्यूल को ब्रेक करते हैं। ठीक है, व्हेन वो मॉलिक्यूल टूट जाएगा तो देयर इज नो O3 मॉलिक्यूल एंड द UV रेज विल गेट बैक टू द अर्थ सरफेस। इसकी वजह से क्या होता है, UV रेज इज वेरी हार्मफुल। इमेजिन व्हेन दिस अल्ट्रावायलेट रेज ultraviolet rays is responsible, it can split oxygen molecule। तो हमारे सेल्स में जाके क्या करेगा, है ना, हमारे सेल्स को तो आराम से क्या करता है, म्यूटेट कर सकता है। व्हाट इज म्यूटेशन, मतलब सेल अपना काम कर रहे हैं। सेल क्या है, एक बहुत ही लाइक वी हैव अ ब्रेन, सो वी नो व्हाट वी हैव टू डू। तो ऐसे ही सेल के पास न्यूक्लियस है तो डिसाइड करता है, ओके अब हमें रेप्लिकेशन करनी है, अब हमें ये करना है ना, प्रोटीन बनाना है, एंड ऑल एवरीथिंग सेल इज डूइंग ना। प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा है, हमारी स्किन फॉर्म हो रही है, चोट ठीक हो जाती है, रिपेयरिंग हो रही है। तो उन सेल्स में ये करेगा, म्यूटेशन कर देगा, न्यूक्लियस में जाके क्रोमोसोम नंबर को आगे पीछे कर देगा। लाइक ह्यूमन बीइंग्स का क्या है, 46 नंबर क्रोमोसोम्स है, फिक्स है, दैट इज व्हाई ह्यूमन बीइंग्स के बेबीज ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, है ना, वी हैव 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो वो क्या करेगा, इट कैन डैमेज द नंबर क्रोमोसोम्स, एनॉमलीज हो सकती हैं, मतलब बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, स्किन कैंसर तो है ही एक कॉमन। सो इट्स अ वेरी harmful for us if there is a depletion of ozone gas। ठीक है, because UV rays हमारे लिए harmful हैं, they will cause so many diseases to us, even for the animals as well। हमारे लिए animals के लिए, plants के लिए problem है। ठीक है, तो we should always stop using this kind of things, कम यूज करना चाहिए, जैसे कि ओजोन गैस क्या हो, डिप्लीट ना हो और हमें सेफ्टी प्रोवाइड करे। कुछ एरियाज में इट हैज बीन फाउंड कि ओजोन गैस डिप्लीट हो रही थी, बट नाउ अभी गवर्नमेंट, वहाँ की गवर्नमेंट ने बहुत सारे मेजर्स लिए और थोड़ा सा रिलीफ है। ठीक है, आफ्टर दिस देयर इज द लास्ट टॉपिक ऑफ मैनेजमेंट की गार्बेज वी प्रोड्यूस। सो आउट ऑफ द कंज्यूमर्स हमने पढ़ा अभी कि प्लांट्स क्या प्रोड्यूसर्स हैं, तो दे आर डूइंग सच अ गुड वंडरफुल जॉब, दे आर प्रोड्यूसिंग द फूड फॉर अस। देन दे आर डिकम्पोजर्स, है ना, विच आर वेरी बेनिफिशियल टू अस। क्या करते हैं वो डिकम्पोज करते हैं वेस्ट मैटर को जो हमें नहीं चाहिए और वापस से क्लीन करते हैं एनवायरनमेंट को, सो दे आर ऑल्सो वेरी गुड। वी द कंज्यूमर्स विच आर नॉट डूइंग एनीथिंग टू द सोसाइटी, टू द नेचर, वी आर ईटिंग अप ऑल द थिंग्स, है ना, एंड एनिमल्स दे डोंट डू एनीथिंग, दे जस्ट live their own life, eat and excrete, that's it. Only human beings, we also take everything from the nature, producer से भी ले रहे हैं, decomposers को भी काम दे रहे हैं, और साथ में we are harming decomposers, like हम बहुत सारा waste produce करते हैं। Only human beings produces waste, not animals don't produce waste। Okay, so we produce a lot of waste, out of that waste some is very toxic, बहुत toxic होता है, like hazardous waste होता है। Example, हॉस्पिटल्स में, केमिकल फैक्ट्रीज में कितना सारा वेस्ट ऐसे होते हैं जिसको हम डंप भी नहीं कर सकते, है ना, दे हैव केमिकल इन इट, दे हैव बायोलॉजिकल वेस्ट होता है, लाइक दिस वायरस हो रहे हैं ये, तो जिन भी हॉस्पिटल्स में जैसे कि ट्रीट हो रहे हैं वो पेशेंट्स, तो उनके जो भी डिस्कार्डेड किट्स हैं, सिरिंजेस हैं जिनको लग गई, उनको भी बहुत मुश्किल से ही वेस्ट को डिकम्पोज तो है वो नहीं होगा,
उसको मतलब मैनेज करना पड़ता है. तो there are different techniques how to manage the waste. So waste management में we can do a lot of things. Is the camera still on? It's going on. या वीडियो नहीं बन रहा है? Can anyone check it? ठीक है. So waste management में number 1 पहले तो हमारा होता है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. ठीक है. एंड नंबर 2 इज नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो होता है जो हमारा ऑर्गेनिक वेस्ट है, ऑर्गेनिक वेस्ट है और जो डिकम्पोज हो जाता है. ठीक है. बट दिस वन इज अ वेरी हार्मफुल वेस्ट जो इनऑर्गेनिक होता है और डिकम्पोज नहीं होता है. देयर आर सम वेस्ट विच आर ऑर्गेनिक वेस्ट बट इट इज ऑल्सो वेरी हार्मफुल. फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसे वेस्ट होते हैं जैसे कि हॉस्पिटल्स में हो रहा है ह्यूमन बींग्स के स्किन में कोई प्रॉब्लम है, ऑर्गन में कोई प्रॉब्लम है, कैंसरस है, उसको रिमूव कर दिया तो वो भी ऑर्गेनिक वेस्ट तो हुआ पर हो जाओ बायो हजार्डस वेस्ट हो गया समझ लो. ठीक है. उसको भी अलग से डंप करते हैं. बट दिस वेस्ट कैन बी इजीली मैनेज बाय फॉर्मिंग कंपोस्ट. कंपोस्ट पिट बनाया, उसमें डाल दिए तो वो डिकम्पोज हो जाएगा एंड वी कैन गेट अ गुड क्वालिटी ऑफ फर्टिलाइजर फ्रॉम दिस. मैन्योर बन सकता है फ्रॉम दैट ह्यूमन एक्सक्रीट एंड इवन द एनिमल एक्सक्रीट से बन सकता है. ये इसके लिए नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के लिए क्या कर सकते हैं, लैंडफिल कर सकते हैं. लैंड ऐसा एरिया जहाँ पे लोग ना रहें और उसको वहाँ पे डंप कर दें. ठीक है. वो डिकम्पोज तो नहीं होगा बट वो वहाँ पे डंप रहेगा, ऐसे ओपनली नहीं रहेगा. ठीक है. अर्थ में जाएगा बट स्टिल इट विल बी मैनेज प्रॉपर्ली. देन इट्स कॉल्ड इंसिनरेशन. क्या होते हैं ऐसे बड़े बड़े फर्नेस होते हैं, क्लोज चेम्बर होते हैं जहाँ पे बहुत हाई टेम्परेचर पे बर्निंग करी जाती है अराउंड 1000 डिग्री सी. उसको तुरंत जला दिया जाता है. उससे क्या होता है जो टॉक्सिन्स हैं जैसे कि सीवेज वगैरह है तो ये डिस्ट्रॉय हो जाती हैं. और इसके बहुत बड़े बड़े चिमनीज होती हैं ऊपर तक जिससे भी जितना भी फ्यूम है वो नॉर्मल जो लिविंग बींग्स हैं उनके कॉन्टैक्ट में नहीं आता क्योंकि दैट फ्यूम इज पॉइजनस. इट गोज अप इन द एयर ऑल्दो इट्स अ हार्मफुल थिंग एंड पीपल डू से कि इंसिनरेशन को स्टॉप करो बिकॉज इट कॉजेज एयर पोल्यूशन. बट स्टिल टॉक्सिक काफी हद तक रिमूव हो जाते थे इंसिनरेशन से. ठीक है. नाउ अब तो हम वेस्ट कर रहे हैं बट क्या होता है कि जब भी हम वो चीज़ खाते हैं लाइक वी आर ट्रीटिंग द वेस्ट, वी आर नॉट हैविंग अ प्रॉपर सीवेज वेस्ट. और सीवेज कहाँ जा रहा है, इनटू द रिवर्स. ठीक है. फैक्ट्री का इफ्लुएंस जा रहा है इनटू द रिवर्स. ठीक है. वहाँ पर जो भी मरीन लाइफ है लाइक फिशेज हैं सो दे आर हैविंग दैट वाटर और वो वहाँ पे जो प्लांट्स हैं उनको भी खा रही हैं. अब जो केमिकल वेस्ट पानी में चला गया so that waste is in the water. Plants are consuming that water or plants are also getting a trace amount of the chemical in themselves. Even the fishes which are taking the water in और जो वेस्ट खा रही हैं उनकी बॉडी में भी क्या हो गया, वो accumulate हो गया. That is called as bioaccumulation. ठीक है. तो वैसे तो उन्होंने कुछ नहीं खाया बट नेचुरली उनकी बॉडी में चला गया वो केमिकल्स. फिर हमने वो फिशेस खा ली बाई चांस. ठीक है. या हमारी जो भी फार्म लैंड्स है उसमें हमने जो पानी यूज़ किया वो सीवेज का यूज़ किया, उसमें केमिकल्स थे तो प्लांट्स ने वाटर को एब्जॉर्ब किया क्योंकि प्लांट्स सॉइल से मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं. दे एब्जॉर्ब मिनरल्स ऑफ द सॉइल. सो इन दैट वाटर देयर आर सम केमिकल्स व्हिच आर वेरी टॉक्सिक फॉर अस सो दे एब्जॉर्ब देम एज वेल एंड वी आर ईटिंग अ प्लांट्स. हम प्लांट्स को खाते हैं, गेहूँ चावल खा रहे हैं, हम वेजिटेबल्स खा रहे हैं. ओके. सो इन दैट वी आर यूजिंग दोज केमिकल इन अवर बॉडी एंड दैट इज वाई जो हमारा वेस्ट मटीरियल था वो वापस इज गेटिंग इनटू अवर बॉडी है ना. somehow we are getting back to our body those chemicals which we have produced by ourselves and then it will cause again a problem to ourselves like it will give rise to many diseases. ऑर्गन्स फेलियर हो जाता है इस वजह से क्योंकि बहुत सारी टॉक्सिक चीज़ें which are not good for us and we are not eating those things but indirectly they are entering our body है ना. कैसे आ रहे हैं, प्लांट्स में से आ रहे हैं. प्लांट्स
वी सी वी वॉश द प्लांट, बट उसके तो केमिकल नेचर में आ गया ना वो। ओके, सो लाइक वी आर ईटिंग द प्लांट, हमारी बॉडी में बहुत सारे आयरन आया, कैल्शियम आया, अलॉन्ग विद दैट कुछ टॉक्सिक केमिकल्स भी आ गए उसके साथ ही। तो दैट वो हमारी बॉडी में मेटाबोलाइज नहीं होंगे, किडनी करेगी फिल्टर ब्लड, पर एक्स्ट्रा चीजें हैं विच किडनी इज नॉट अवेयर ऑफ, तो क्या होगा, किडनी की धीरे धीरे खराब हो जाएगी ना। So that are very hazardous to us. So we should manage our waste properly so that life can sustain easily. Okay. So this is the end of the topic. And कुछ chapters, कुछ topics are very easy. Like these are the activities which you can read by your own. Activities जो book में given है ना, you can read by your own. And then next class में we can discuss these activities. इसको हम discuss करते हैं. Okay. और इसके बाद once we do this, so we will start the revision. This is the last chapter. ये हो गया, the topic is complete now. So what is your homework is? I'll give you a homework in the portal. Check कर लेना.